Welcome back to my channel. So today we are going to discuss section 234, interest under section 234 A, B and C. So without any delay let's start today class. 234 A, B, C शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन और बताने वाली हूँ जो कि हमारा पिछले क्लास में रह गया था, सेक्शन 150। होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो टाइम लिमिट है सेक्शन 147 में वो ये है कि 3 ईयर, और अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप 7 ईयर और बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो तो। बट सेक्शन 150 हमारा बोलता है कि अगर एयू को कोई अगर इफ़ेक्ट देना हो ऑफ एनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या फिर कोई अगर चेंज में लॉ, नॉट चेंज इन लॉ बट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को अगर इफ़ेक्ट देना हो तो उसके पास ये टाइम लिमिट फिर काम नहीं करेगा। फिर जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस एक्स, जो कि अलाउ हो गया था। हमने 2010-11 की बात है, रिटर्न फाइल किया था और ये एक्सपेंस एक्स जो है अलाउ हो गया था। उस टाइम में हमारे पास 143(1) हुआ, हमें कुछ भी एडिशनली कोई भी चीज़ नहीं आया कि इसे डिसअलाउ करें या कोई भी डिमांड इससे रिलेटेड नहीं आई। नाउ 22-23 में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें ये बोला गया कि आपका ये जो एक्सपेंस एक्स है ना, दैट शुड बी एक्चुअली डिसअलाउड। अब होगा क्या, डिफरेंट एओ डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन के होंगे। वो मान लो कि मिस्टर एक्स जो कि हमारे एओ हैं दिल्ली ज्यूरिडिक्शन के, वो चाहे तो जितने भी एसएससी हैं उनके पास, अगर नंबर ऑफ एसएससी बहुत ज़्यादा है, 100 एसएससी, 150 एसएससी जिन्होंने इस एक्सपेंस को अलाउ किया था, वो उन सारे एसएससी को नोटिस भेज सकते हैं कि आप इस एक्सपेंस को डिसअलाउ कीजिए एंड देन उससे रिलेटेड टैक्स इंटरेस्ट आपसे मांग सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 150। बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना सेक्शन 234 A, B एंड C। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 A। आप घबराना मत, पहले मैं टेक्स्ट पढ़ूंगी बट बहुत ज़्यादा नहीं। इसको आपको एक अच्छे तरीके से, मैंने क्या किया है, मैंने काफ़ी हद तक इसमें खुद से लिख के इसकी नोट्स बनाने की कोशिश की है सो दैट आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, सो लिखी हुई चीज़ें, टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दूँ। सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 A शुरू करते हैं। ये बोलता है 234 A तब अट्रैक्ट होता है फॉर फेल्योर ऑफ टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट मेंशन अबव। जैसे कि मैं अगर एक इंडिविजुअल हूँ और मैं फॉल करती हूँ कि मैं जुलाई से पहले मेरा ड्यू डेट है, तो मुझे जुलाई से पहले अपना वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देना चाहिए। अगर मैंने फाइल नहीं किया तो मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ, क्या अट्रैक्ट कर लेती हूँ, 234 A का इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और प्रोविज़न याद दिलाना चाहूँगी, सेक्शन 234 F। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको बोला था कि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो ये तो इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया, बट आपके ऊपर एक फ़ीस लग जाती है इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 रुपीज़ फ़ीस लगती है, बट अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5000 रुपये का फ़ी देना, 5000 रुपीज़ का फ़ीस जो है वो देना पड़ता है। तो 234 F की फ़ीस आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी, साथ में आपने 234 A का इंटरेस्ट भी अट्रैक्ट कर लिया अपने ऊपर। Simple interest at the rate 1% per month or part of the month is payable for the period beginning from the date immediately following the due date ending on the following dates। जैसे कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का मुझे टैक्स पे करना था। मैंने क्या किया कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, मैंने अभी जो अपना एग्जाम्पल लिया, मेरा जुलाई जो है 31 जुलाई जो है 7/23 ये मेरा ड्यू डेट है, बट मैंने क्या किया, मैं अक्टूबर में फ़ाइल करती हूँ 31 अक्टूबर 23। मैंने कितने दिन का लेट किया, मैंने मान लो 31 अक्टूबर को ही फाइल किया, तो मैंने कितने महीनों का लेट किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ्स मेरा डिले हुआ, 3 मंथ्स डिले हुआ मेरा। अब 3 मंथ डिले हुआ तो मेरा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपीज़ मेरा टैक्स पेबल आ रहा था इंटू 1% यहाँ पे बोला जा रहा है, और जितना भी डिले हुआ, जितने मंथ डिले हुआ उतना आपको मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 3 मंथ। तो 1 लाख इंटू 1% आपका कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3 मंथ इक्वल टू 3000 रुपीज़ आपका 234 A का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी कंसिडर्ड एज फुल मंथ। मान लो मैंने कहा मैंने 31 अक्टूबर को अपना रिटर्न फाइल किया, मुझे जुलाई में फ़ाइल करना था बट मैंने 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल किया। अगर ये 31 अक्टूबर को ना फाइल करके अगर मैंने 15 अक्टूबर भी किया होता ना, स्टिल जो मेरा रिटर्न है ये पार्ट ऑफ द मंथ है, स्टिल पूरे महीने के लिए मुझे इंटरेस्ट जो है 1% फॉर 1 मंथ लगता ही लगता। पॉइंट आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट
of tax on total income as determined under section 143(1) और on a regular assessment, ये जो इंटरेस्ट है अगर आपका 143(3) या 144 या 147 हुआ है और अगर उसमें आपका 234A का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, सपोज आपने लेट रिटर्न फाइल किया था और उसके बाद आपका असेसमेंट भी होने लगा, तो जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा ऑन टोटल इनकम, उसी टोटल इनकम पे चाहे वो 143(1) में आ रहा हो या फिर रेगुलर असेसमेंट में हो, एज रिड्यूस बाई एडवांस टैक्स पेड एनी टैक्स। चलो मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि आपका जो टैक्स निकला वो निकला 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब 234A का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो आप एक काम करना, क्या करना, इसमें से लेस कर देना। क्या लेस करना? सबसे पहले इन्होंने बोला एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, मान लो एडवांस टैक्स हमारा 5000 रुपीज़ था। एनी टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TDS, मैं छोटा छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, या TCS, मान लो ये भी दोनों मिला के हमारा 5000 रुपीज़ था। या फिर एनी रिलीफ और टैक्स अलाउड अंडर सेक्शन 80, 90A एंड 91। अगर आपको इन सेक्शन का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो देन डोंट वरी, ये आपका 90 और 91 ये जो है ये तीनों सेक्शन आपका फॉरेन टैक्सेशन से डील करते हैं, तो आपको उस टाइम पे समझ में आ जाएगा कि हम एक्चुअली क्या डिडक्ट करते हैं। तो मान लो आपको जो रिलीफ मिली वो रिलीफ भी आपको 5000 रुपीज़ की मिल गई, आपका नेट बचता है 85,000 रुपीज़। तो जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लाख नहीं होगा, यहाँ पे 85,000 रुपीज़ हो जाएगा इंटू 1% इंटू 3 मंथ, और तब आपका अमाउंट निकल के आएगा। Any tax credit allowed to be set off in accordance with section 115 JAA and JD। मतलब इसके साथ साथ मैंने आपको कहा आप एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लेना, TDS TCS अगर कुछ हो उसमें अगर आपने कोई अमाउंट पे किया हो तो उसको भी डिडक्ट कर लेना, कोई अगर रिलीफ मिली हो तो उसको भी डिडक्ट कर लेना, और अगर आपके पास मैट का या AMT का क्रेडिट हो तो उसको भी डिडक्ट कर लेना। मैट और AMT का क्रेडिट जब मैं बोलती हूँ देन यू मस्ट बी कन्फ्यूजिंग कि ये क्या है, या फिर अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा तो ठीक है, नहीं आइडिया हो देन होल्ड ऑन योर सेल्फ। मेरी एक मैट AMT से रिलेटेड क्लास भी है जो मैंने पीछे डाली हुई है, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से कि मैट और AMT होते क्या है, तो आप उसको भी डिडक्ट कर लेना। और उसके बाद से मान लो 5000 रुपये अगर मैंने उसको भी मान लिया, तो यहाँ पे 85 की बजाय अब 80,000 रुपीज़ पे 1% 3 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट मेरा 234A में निकल के आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस 234A। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेक्शन है 234B। 3 सेक्शन आपको पढ़ना है इंटरेस्ट का, 234A, B एंड C। तो A हम कंप्लीट हो गया है एंड हम अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 234B की तरफ, जो बोलता है इंटरेस्ट इज पेएबल इफ एडवांस टैक्स इज लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स। मेरे बाल मुझे यहाँ, मैं कह रही हूँ इंटरेस्ट इज पेएबल, मान लो आपका 1 लाख रुपीज़ का टैक्स बनता है, ठीक, और अगर आइडियली अगर आपको थोड़ा सा भी एडवांस टैक्स का प्रोविज़न पता हो तो आपको पता होगा कि अप टू 31 ऑफ मार्च, नॉट 31, 15 ऑफ मार्च तक हमें ये पूरा 1 लाख रुपए पे कर देना होता है। बट अगर आपने कम पे किया है एंड दिस इज़, मतलब कितना कम पे किया है, 90,000 से भी कम है अगर आपका पेमेंट, मतलब अगर आपने अप टू 90,000, ये 1 लाख का मैं 90% ले रही हूँ, तो अगर आपने अप टू 90,000 15 ऑफ मार्च तक पे कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही, 15 मार्च के बाद से भी आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी, तो अगर आपने 15 ऑफ मार्च तक भी 90,000 पे कर दिया है देन आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट कोई नहीं लगेगा। बट अगर आपने सपोज करो 80,000 पे किया है तो फिर आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो गया। 20,000 के ऊपर जो भी डिफरेंस हुआ वो 20,000 के ऊपर 234B का इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो गया। और रेट यहाँ पे वही है 1% इंटू पीरियड की बात यहाँ पे हम अलग से करेंगे। पीरियड की बात यहाँ पे जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टू, जब भी मान लो कि अगर हम 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, तो जब हमारा सेल्फ असेसमेंट हो गया 140A का जो भी लास्ट डेट है जब हमने पे किया वो 1 अप्रैल से लेके असेसमेंट ईयर ऑफ 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टू 140A का जब हमने जब 140A में जब हमने इंटरेस्ट टैक्स या फी पेनल्टी जो भी पे करनी है वो पे कर दी उस दिन तक। या फिर अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ और अगर आपका असेसमेंट हुआ अंडर एनी सेक्शन 143(3) या फिर 144 या फिर 147, तीनों में से किसी में भी जब भी असेसमेंट कंप्लीट हुआ ना, उस दिन तक डेट शुरू होगा वो 1 अप्रैल तक ही होगा। बट जो एंड की बात है, अगर आपने 140A में सब कुछ पे कर दिया है तो 140A तक, अगर कुछ पे नहीं किया है तो आगे आप बढ़ेंगे जब भी आपका असेसमेंट कंप्लीट होगा तब तक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट है। अब जब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कहा मैं आपको यहाँ पे 20,000 का अमाउंट लेकर के आई थी कि 1 लाख रुपए जो है हमारा
टैक्स पेबल बन रहा था और हमें ये देखना है कि क्या हमने एडवांस टैक्स 90% जो है 90% ऑफ द एसेस टैक्स क्या हमने एज एन एडवांस टैक्स पे कर दिया है। तो जब मैं बोलती हूँ 1 लाख रुपए, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एसेस टैक्स नो एडवांस, सुनो, इंटरेस्ट इज पेबल इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स। मतलब अगर जो एडवांस टैक्स पे हुआ है वो 90% ऑफ द एसेस टैक्स से लेस है तो फिर हमारा 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब पॉइंट ये उठता है कि ये एसेस टैक्स का मतलब क्या होता है। एसेस टैक्स का मतलब समझाने के लिए यहाँ पे आओ। आपने कोई भी, या तो आपने अपना खुद का रिटर्न सेल्फ असेसमेंट किया होगा तो वो, या फिर अगर आपका असेसमेंट हो 143 का, 144 का या 147 का, तो असेसमेंट हो गया तो आपका जितना भी टैक्स कैलकुलेट हो कर गया है पहले आप उसको लीजिए और इनमें से आपको लेस कर देना है। मान लो मैं ना बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लेती हूँ 100 रुपीज़ का, ताकि आपको समझ में आए। आपको 100 रुपीज़ जो है टोटल आपको पे करना था। आपको जो है इन सेक्शन में रिलीफ मिल गया, इसमें 10 रुपये का रिलीफ मिल गया, इसमें 10 रुपीज़, आपको इसमें भी 10, आपको इसमें भी 10, फाइव लाइन आइटम्स थे हमारे, आपको इन दोनों में रिलीफ मिल गया। आपको मैट क्रेडिट भी है, आपको AMT क्रेडिट भी है। अच्छा ओके, जब आपके ऊपर एक ही कोई अप्लाई होगा, या तो आपके ऊपर मैट होगा या फिर आपके ऊपर AMT होगा, ठीक है, इतना प्लेन नहीं लेते हैं। आपके ऊपर मैट अप्लाई हो गया तो आपके ऊपर अब AMT अप्लाई नहीं होगा। यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स। तो मेरे पास 4 लाइन आइटम है जिसमें मुझे 2 में मुझे रिलीफ मिल रहा है, 1 में मुझे मैट का क्रेडिट मिल रहा है और 10 रुपये ये जो है ये मेरा TDS TCS का अमाउंट है। अब मुझे 100 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ तो मेरा ये चला गया, ऐसे ही मेरा डिडक्ट हो गया, बचा मेरा 60 रुपीज़। अब आपको लॉ ये बोलता है कि एडवांस टैक्स जो है 60 रुपीज़ का 90% तो एटलीस्ट पे कर देना। मतलब 54 रुपीज़ अगर आपने एज एन एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो आपके ऊपर 234B का कोई भी इंटरेस्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर लेस देन 54 अट्रैक्ट किया है तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज करो कि 54 हमें पे करना चाहिए बट हमने एक्चुअली में किया है 50 रुपीज़ पे, तो ये 4 रुपीज़ पे अब हमें 2%, ये 4 रुपीज़ पे अब हमें 234B में इंटरेस्ट देना पड़ेगा विद द रेट 1%। और ये 1% के बाद से पीरियड की बात होती है, तो 1 अप्रैल से लेके मान लो हमने 140A में जो है अपना ठीक ठाक हमने अपना खुद से ही अपना सेल्फ असेसमेंट करके पे कर दिया था, बट हमने रिटर्न थोड़ा लेट फाइल किया था। तो मतलब अप्रैल से लेकर के, अच्छा चलो हम सिंपल सा लेते हैं कि हमने ड्यू डेट पे ही फाइल कर दिया, सिर्फ हमारा 234B का डिफ़ॉल्ट है। तो अप्रैल से लेकर के मैंने आपको बोला कि आपका जो ड्यू डेट है दैट इज़ जुलाई। तो अप्रैल मई जून जुलाई 5 मंथ्स का आपका, सॉरी 4 मंथ, तो ये जो आपका कैलकुलेशन निकल के आएगा ये आपका 234B का इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आया है देन यू डू नॉट हैव टू वरी, नीचे एक और हम बढ़िया सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। पीरियड की बात होती है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टू डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1) और 143(1) का जो आपके पास नोटिस आता है, अगर गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर आपके ऊपर तो कोई लायबिलिटी निकल के नहीं आती है, या फिर आपके ऊपर आगे जो है असेसमेंट हो जाता है। तो हमने माना कि सब कुछ ठीक है, जो हमने 140A में जो अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था वो सब एकदम सही पे किया था। तो अप्रैल से लेकर के हमने एकदम ड्यू डेट पे भी पे कर दिया था। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एकदम ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करके सब पे कर दिया था, तो अप्रैल से लेकर के मैं मानती हूँ यहाँ पे जुलाई तक, तो यहाँ पे हो गया 4 महीने आपके। या फिर अगर आपके ऊपर असेसमेंट हुई है तो अप्रैल से लेकर के, सपोज करो ये असेसमेंट हुई है दिसंबर तक में ख़त्म हुआ है ये असेसमेंट, तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिस इज़ योर 9 मंथ। तो 9 मंथ हमारे यहाँ पे पीरियड निकल के आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में आपको मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम एसेस्ड टैक्स निकालेंगे तो जितना भी हमें बेनिफिट रिलीफ है वो सबको हम डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट करने के बाद से जो अमाउंट आया, जैसे हमारे यहाँ पे 60 रुपीज़ आ रहा था, उसको हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए 90% के लिए कंपेयर किया। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एडवांस टैक्स लेस कर रहे थे। एक चीज़ यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एडवांस टैक्स लेस नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी एडवांस टैक्स का डिडक्शन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करना है।
एडवांस टैक्स को ही कंपेयर करना है ना, तो जब कंपेयर करना है तो हम एडवांस टैक्स लेस नहीं करेंगे, बट जब इंटरेस्ट निकालने की बात होगी तो आपको सेम चीज़ें यहाँ पे रिलीफ वाली चीज़ें दिखेंगी, मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, टीडीएस टीसीएस ऊपर भी था, बट यहाँ पे एक एडिशनल आपका एडवांस टैक्स भी लेस हो जाएगा। और अब आपका जितना भी पेमेंट बचा होगा गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उतने अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इफ़ टैक्स पेड आफ्टर 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर मैंने आपको कहा कि आपके पास जो ड्यू डेट होता है, जो लास्ट डेट होता है 15 मार्च होता है, क्या पे करने के लिए, एडवांस टैक्स पे करने के लिए, और उसके बाद से भी मान लो आपने 140A में कुछ जो है अमाउंट, ऑब्वियसली आपका 100 रुपीज़, मान लो 15 मार्च तक आपने 100 रुपीज़ पे किया था, 140A में भी आपको लगा कि यार अभी तो बहुत सारा बाकी है, मैं तो डिफ़ॉल्ट किया है मैंने 234B का, मैंने 90% पे नहीं किया है, मुझे 140A में भी आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो इन केस इफ़ टैक्स पेड आफ्टर 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टू पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 140A, जो कि मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि 1 अप्रैल से लेके पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 140A इतने डेट तक होगा। इफ़ कवर्ड अंडर सेक्शन 143, 144, 147, देन 1 अप्रैल से लेके जिस दिन ये सारी चीज़ें covered under section, then date following the date of payment of tax under section 148 to date of assessment under section 143, 144, 147। मान लो मैंने आपको बोला 100 रुपीज़ पहले मेरी इनकम थी, इस पे टैक्स निकल के आ रहा था मेरा 10 रुपये का, ठीक। फिर मेरे पास क्या हुआ, 143(1) में 100 रुपीज़ मेरी इनकम थी, इस पे मेरा टैक्स निकल के आ रहा था 10 रुपये। मैंने 8 रुपये तो पे कर दिए थे, जो 2 रुपये जो मेरे बचे ना वो मैंने 140A में पे किए। तो ये 2 रुपये पे मेरा जो है मान लो कि लेस देन 90% है, वैसे भी 8 रुपये 80% ही हुआ, तो लेस देन 90% है, तो ये 2 रुपये पे मेरा 234B का इंटरेस्ट लगा होगा। कब से कब तक, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के जब मेरा ये 140A का हुआ, मतलब 31 जुलाई 2023 तक मैंने मान लिया, यहाँ तक ये इंटरेस्ट लगा होगा। फिर से मेरा असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट में मेरी इनकम 100 रुपये ना निकल के 200 रुपये आ गई। अब इस 200 रुपये पे जो मेरा इंटरेस्ट टैक्स बन गया वो मेरा 20 रुपये बन गया। अब 20 रुपये में जब मैं 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, बट जब मैं आपको नीचे के एग्जाम्पल में समझाऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी 20 रुपये जब मेरा टैक्स निकल के आया, तो ये 20 रुपये के लिए 10 रुपये मेरा एक्स्ट्रा टैक्स निकल के आया। अब इस एडिशनल 10 रुपये के लिए हम क्या करेंगे ना, जिस दिन डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 140A तो हमारा ख़त्म हो गया था 31 जुलाई तक। अब 1 अगस्त से लेकर के, सपोज़ करो दिसंबर में ख़त्म होता है अगर मेरा असेसमेंट, तो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का मेरा 10 रुपीज़ पे जो मेरा एक्स्ट्रा निकल के आया उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पॉइंट देन डोंट वरी, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जिससे आपको ये पॉइंट कवर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। 234C अब आपके पास है, इंटरेस्ट इज पेएबल इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून इज लेस देन 12% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। 234C जो है दिस इज अ सिंपल सेक्शन। बेसिस क्या है इस सेक्शन का, लॉ जो है आपसे ये इंश्योर करवाता है कि ईच क्वार्टर में आपका जितना भी टैक्स बन रहा है उसका कुछ परसेंटेज, जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, आपको 15 मार्च तक मैंने आपको बताया कि आपको अपने टैक्स का 90% एज एन एडवांस टैक्स पे कर देना होता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए लॉ आपके ऊपर एक प्रोविज़न लेकर के आता है जहाँ पे वो इंश्योर करता है कि ईच क्वार्टर में आप कुछ परसेंटेज ऑफ योर टैक्स आपने एज एन एडवांस टैक्स पे कर दिया है। तो इसके लिए ये देखा जाता है, हमारे पास जो ड्यू डेट है वो है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। मान लो 100 रुपये का टैक्स है, 100 रुपये का टैक्स है, तो हम देखेंगे कि क्या अप टू 15 जून क्या हमने 12% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम पे कर दिया है। अगर हमने कर दिया है, मान लो अगर हमने 12 रुपये एज ए टैक्स पे कर दिया है, एज एन एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो फिर हमारे ऊपर 234C का इंटरेस्ट जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। हम 15 सितंबर को देखेंगे कि क्या हमने 36 रुपीज़ पे कर दिया है, तो हमारे ऊपर नहीं होगा। 15 दिसंबर को हम देखेंगे क्या 75 रुपीज़ पे कर दिया है, तो हमारे ऊपर
234C अट्रैक्ट नहीं होगा। और 15 मार्च को देखेंगे कि क्या पूरा का पूरा 100 रुपये पे हो गया है, तो भी अट्रैक्ट नहीं होगा हमारे ऊपर 234C। बट अगर कम पे किया है किसी भी क्वार्टर में, मान लो यहाँ पे 36 रुपीज़ तो सही पे किया, बट यहाँ पे 12 की बजाय पता है क्या किया, 10 रुपये पे किया, तो सिर्फ एक क्वार्टर का जो भी 2 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे किया, सिर्फ ये 2 रुपये के लिए जो है हमारा फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, देन जस्ट होल्ड ऑन टू योर सेल्फ फॉर सम मिनट, और कुछ मिनट के बाद से आपको आपका सारा डाउट 234 ABC से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपेयर किया जा रहा है, एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून इज़ लेस देन 12% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। मैंने आपको तो सिंपल एग्जांपल ले लिया कि आपको 100 रुपीज़ का आपको टैक्स था और आपको 12 रुपये कैलकुलेट कर दिया कि आपको 12% जो है 12 रुपये अप टू 15 जून तक पे कर देना है। बट एक्चुअली में क्या होता है, हम 12% देखते हैं टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस मतलब को समझते हैं। मान लो आपने टोटल अपना जो इनकम है, टोटल टैक्स जो है वो अगर आपने डिक्लेयर किया है 100 रुपये, तो आपको एक चीज़, मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ। गवर्नमेंट जो है जब भी आपके ऊपर 234 ABC का इंटरेस्ट लगाती है ना, तो वो ये इंश्योर कर लेती है कि कुछ भी पैसा हमें किसी भी फॉर्म में आ गया है तो हम उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाए, क्योंकि वो पैसे चाहे वो आपको रिलीफ मिल गया हो, मान लो अगर आप कुछ भी नहीं पे करते तब भी जब आप मार्च में या जुलाई में जा करके या सितंबर में जाके अगर आप अपना टैक्स पे कर रहे होते, तो आप तो ये वैसे भी रिड्यूस करते जो आपको रिलीफ मिल गया, या फिर जो आपने क्रेडिट अवेल कर लिया, या फिर जो आपने TDS TCS पे कर दिया है, या आप तो वैसे भी अवेल करते। तो ये आप किसी भी तरीके से अवेल करने वाले हैं तो इन अमाउंट को जो है गवर्नमेंट डिडक्ट करवा देती है, क्योंकि इस पर वो वैसे भी टैक्स नहीं उसको मिलने वाला। तो हर एक सेक्शन में आपने देखा होगा कि 89, 90, 90A एंड 91 का बेनिफिट अगर आपके पास कोई है, मान लो 10 रुपये है, तो ये आपको रिड्यूस कर देना है। अगर आपके पास मैट क्रेडिट है, मैंने कहा ये तो एम्प्टी क्रेडिट है, JD मैं यहाँ पे नील लिख दे रही हूँ, मैंने कहा मेरे पास मैट क्रेडिट है 10 रुपये का और मेरे पास TDS TCS है 10 रुपये का, तो ये मेरे पास आ गया टैक्स ऑन रिटर्न इनकम 10, 10, 10, 30 रुपीज़ मतलब 70 रुपीज़। अब मुझे ये देखना है कि 70 रुपीज़ का 12% 9.6 होता है आई थिंक, नहीं शायद 86 होता है, एनीवेज जो भी होता हो, आपको अभी हम मान लेते हैं 8.6 होता है। तो ये 8.6 रुपीज़ जो है ये आपको 12 ऑफ जून तक आपको पे कर देना है। अगर आपने इसे लेट पे किया है तो फिर आपके ऊपर 234C का इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो गया, जो मैंने आपको कहा था कि ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ये एक दिस इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, दिस इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कंसेप्ट। और कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है, जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया वो एक टेक्स्ट पढ़ाया, बट अब मैं आपको टेक्स्ट से आगे ले जाके एक एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, और इस एग्जाम्पल से आपको सारी की सारी चीज़ें जो भी 234 ABC में प्रोविज़न है वो आपको सारी समझ में आ जाएंगी। चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। दिस इज़ नॉट 8.6, इट इज़ एक्चुअली 8.4। ओके, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा एग्जाम्पल बोलता है कि ड्यू डेट जो है रिटर्न फाइल करने का दैट इज़ 31 ऑफ जुलाई 23, और टैक्स एक्चुअली में 17/12 को फाइल हुआ है। जो टैक्स है वो टोटल टैक्स था 4 लाख रुपीज़ का, TDS था 45,000, रिलीफ जो है हमें मिलने वाला था 91 में 5,000 का, और एडवांस टैक्स कुछ इस तरीके से पे हुआ है। और 143(1) में प्रोसेस हो गया है हमारे रिटर्न 20 फरवरी 2024 को। 143(3) भी हुआ है और ये 30 जून को कंप्लीट हो गया है। 30 जून 24 को जो है हमारा 143(3) कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ कि 143(3) में जो हमारा इनकम निकल के आया है दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन आपका बोलता है कि 234 ABC आप निकालिए, एज्यूमिंग टैक्स इंटरेस्ट एंड फी अंडर सेक्शन 234F हैज़ बीन पेड करेक्टली अंडर सेक्शन 140A ऑन 17/12/2023। अब हमें बोलता है कि टैक्स इंटरेस्ट फी आप निकालिए, बट आप ये समझिए कि जो भी इन चीज़ों के ऊपर जो भी आपका ये टैक्स है, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट फी पेनल्टी निकल के आएगा ना, वो 17/12 को जब हमने रिटर्न फाइल किया है वो हमने करेक्टली पे कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम 140A देखते हैं कि 140A में हमने किया क्या होगा, और उसके बाद से हम देखते हैं कि जब हमारे पास 143(3) हो के आया तब हमारे पास क्या प्रोविज़न क्या आउटपुट निकल के आया, हमें कितना अमाउंट पे करना है। सी
हमारे पास ये 140A की कैलकुलेशन है जब हमने अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकाल के पे किया। हमारे पास टैक्स है 4 लाख रुपीज़, TDS है 45,000 रुपये। अगर आप मैच कर सकते हैं तो 45,000 रुपीज़ मैंने TDS लेस कर दिया। रिलीफ भी हमारे पास 5,000 रुपये का था और एडवांस टैक्स हमने 2.5 लाख रुपये पे किया था, वो भी हमने लेस कर दिया। अब इसके बाद से हमारा टोटल टैक्स पेबल आया 1 लाख रुपए। हमने सोचा अच्छा अभी हमें 1 लाख रुपए और पे करना है, बट सिंस हमने अपना रिटर्न जो है वो लेट फाइल किया था, तो लेट फाइल करने की वजह से 234A का इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि जुलाई मेरा डेट था, जुलाई में हमें फ़ाइल कर देना था 31 जुलाई तक, बट हमने दिसंबर में फ़ाइल किया, तो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक हमने 5 महीने लेट फाइल किया है। तो 1 लाख रुपीज़ का मेरा अमाउंट जो है नेट पेबल है। 1 लाख रुपीज़ इंटू 1% इंटू 5 मंथ्स हमारा 5,000 रुपये 234A निकल के आ गया। 234B की बात करते हैं तो 234B जो है वो आपका ये बोलता है कि हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 1% से ईच मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, लेकिन जो आपका टाइम पीरियड होगा आपको टैक्स जो नेट अमाउंट जो है किस अमाउंट पे लगाएंगे वो तो आपको यही लिखता है। 234B में भी आपको यही लिख के आता है कि आप इसी नेट अमाउंट पे जो है अपना टैक्स जो है, अपना इंटरेस्ट जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जब हम 234B पे आए तो हमने देखा कि 234B ये बोलता है कि अगर आपने 90% से लेस टैक्स पे किया है तो फिर आपको जो है जितना भी आपने लेस टैक्स पे किया है उसके ऊपर 1% का इंटरेस्ट लगाएंगे, बट जो पीरियड शुरू होगा वो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेकर के जब आपने अपना रिटर्न फाइल किया 140A में तब वहाँ तक का हम टाइम लेंगे। तो अप्रैल से लेकर के हमने दिसंबर में फ़ाइल किया था अपना रिटर्न। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारा जुलाई जो है वो हमारा ड्यू डेट था, बट हमने रिटर्न फाइल किया था दिसंबर में। तो हम अप्रैल से लेकर के दिसंबर मंथ मतलब 9 मंथ का हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। 1 लाख रुपीज़ इंटू 1% इंटू 9 मंथ हमारे पास 9,000 रुपीज़ जो है नेट 234B निकल के आ गया। अब हम बढ़ते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C की तरफ। सी आपका सिंपल प्रोविज़न, मैंने आपको बताया कि ये आपको इंश्योर करता है कि ईच क्वार्टर आप अपने टैक्स पेबल का कुछ परसेंटेज पे कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 234C। 234C अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यस अगर आपने 15 जून तक 12% का टैक्स पे कर दिया है तो फिर आपके ऊपर जून वाले क्वार्टर के लिए नो 234C इंटरेस्ट। अगर आपने सितंबर तक 15 सितंबर तक 36% का इंटरेस्ट टैक्स पे कर दिया है तो फिर आपके ऊपर नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर सितंबर क्वार्टर एंड सेम वेज दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर। बट जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया कि 15 सितंबर तक हमने 50,000 रुपये पे किए, दिसंबर में हमने एडिशनली और 50,000 कर दिया और मार्च में हमने 1.5 लाख रुपये पे किया। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे जून में हमारी कोई पेमेंट नहीं हुई है, ठीक। बट मैं आपको यहाँ पे बताना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहती हूँ, जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि प्रोविज़न एप्लीकेबल है या नहीं, तब हम 12%, 36% एंड देन 75% एंड देन 100% का कैलकुलेशन लेंगे। बट जब हम इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे, जैसे कि मान लो 15 जून में हमने देखा 3.5 लाख, क्योंकि कुछ पेमेंट ही नहीं हुआ था, कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ था, तो 3.5 लाख इंटू 15% 52,500। जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं ना, जब हमें 12% 36% कैलकुलेट करके हमने देख लिया कि नहीं कम पेमेंट हुआ है, तो अब हम इंटरेस्ट निकालने पे आएंगे। तो जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो 12% 36% को रिप्लेस कर देंगे 15% एंड 45% से। अगर आपको ये बोलने पर नहीं समझ में आए तो यह एग्जाम्पल देखिए, 3.5 लाख पे हम 15% हमने निकाला 52,500। अब 52,500 में से हम डिडक्ट कर देंगे जो हमने अमाउंट पे किया, तो हमने कोई अमाउंट नहीं पे किया था, इसलिए मैंने 0 लेस किया और आपका बन गया 52,500 इंटू 1% इंटू 3 मंथ 1575 रुपीज़ आपका जो है इंटरेस्ट बन गया फॉर क्वार्टर एंडिंग जून। अब यहाँ पे आते हैं क्वार्टर एंडिंग सितंबर पे 3.5 लाख का 36%। पहले हमने एप्लीकेबिलिटी देखी कि इंटरेस्ट लगेगा भी या नहीं लगेगा, उसके लिए हमने देखा कि 36% जब हमने
परसेंटेज निकाला कि होना कितना चाहिए, तो हमने ये देखा कि अगर 15 सितंबर तक 1,26,000 रुपये पे हो चुका है तो हमें 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट हमने देखा कि एक्चुअली में तो पे सिर्फ 50,000 रुपये ही हुए हैं, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट लग जाएगा। अब जब हम इंटरेस्ट लगाने चलेंगे तो 3.5 लाख का 45% लेंगे और माइनस कर देंगे हमने जितना पे किया है, जो भी इसका डिफरेंस बचा उसका 1% फॉर 3 मंथ 3,225 हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया फॉर क्वार्टर एंडिंग सितंबर। अब आते हैं क्वार्टर एंडिंग दिसंबर पे। इसका तो दोनों में 75% ही था, आपको 75% से माइनस कर देना है जितना आपने पे किया। तो आपने पहले पे किया था 50,000 रुपये सितंबर में और दिसंबर में आपने और पे कर दिया 50,000 रुपये, दोनों मिला के हो गया। अब टू अगर हम देखें कि 15 दिसंबर तक आपने पे कितना कर दिया है तो मेरे पास निकल के आ जाता है कि 1 लाख रुपीज़ आपने पे कर दिया है फॉर 1% इंटरेस्ट एंड 3 मंथ्स 4875 रुपीज़ हमारा निकल के आ जाता है जो आपको इंटरेस्ट पे करना है। सेम वे मार्च में अगर हम देखें तो हमें पूरा का पूरा 3.5 लाख पे कर देना चाहिए था, बट हमने पे किया है एक्चुअली सिर्फ 2.5 लाख। तो 1 लाख रुपए पे 1% इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ 1000 रुपीज़ हमारा निकल के आ जाता है। अब हम देखें कि एक्चुअली में हमने टोटल टैक्स फी इंटरेस्ट मिला करके 140A में मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है हमने पे कितना किया, तो हमें दिखा कि 1 लाख रुपए प्लस सेवरल इंटरेस्ट हमने ऐड किया और 5,000 रुपये का 234F ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा जो रिटर्न फाइल हुआ है वो जुलाई में फाइल ना होकर दिसंबर में फाइल हुआ है, तो 5,000 रुपये हमें वो भी देने पड़ेंगे। तो हमारे पास ये टोटल पेमेंट आ गया 122,675। अभी तक की हमारी जो भी डिस्कशन हुई ये वो डिस्कशन हुआ हमारा कि हमने जब सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि सब कुछ करेक्ट पे हुआ है, दैट मीन्स कि हमने करेक्टली इतना पूरा पे कर दिया है, कहीं पे भी कोई लैकिंग नहीं है। अब हम आते हैं कि 143.1 था हमारे पास और उसके बाद से हमारा 143.3 भी हुआ था जिसमें कि 5 लाख रुपए की डिमांड निकल के आई थी। तो 143.1 जब हुआ तो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने एग्जैक्टली हमारे अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया था, तो हमारे पास कोई लायबिलिटी एडिशनली निकल के नहीं आई थी। तो 143.1 में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट 143.3 में आपके पास मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 5 लाख रुपए हो गई थी। अब 5 लाख रुपए हो गई थी, कोई बात नहीं, हम TDS रिलीफ जो भी हम माइनस करते हैं एडवांस टैक्स, और हमने सिंस 140A में अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे किया है तो हम उसे भी लेस कर देंगे और टैक्स पेएबल जो है वो हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं 234ABC का इंटरेस्ट निकालते हैं। 234A जो है वो हमारा अब 1 लाख रुपए पे निकलेगा। 1% आपको रेट तो पता ही है, और ये जो होगा हमारा 5 मंथ के लिए होगा। इस पे यहाँ पे जो चेंज होता है ना वो अमाउंट चेंज होता है। जब 234A, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि कौन सा इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए लगाया जा रहा है, किस चीज़ के लिए आपको लगाया जा रहा है। 234A आपको लगाया जाता है कि आप लेट इंटरेस्ट फाइल करते, लेट रिटर्न फाइल करते हैं, बट जब आप फाइल कर देते हैं वो रिटर्न, उसके बाद से वो इंटरेस्ट जो है नहीं लगता है। तो चाहे ये अमाउंट 1 लाख हो जाए या फिर मान लो आगे और असेसमेंट हो हमारा और ये 1 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाए, बट ये जो पीरियड है ना वो हमारा 5 मंथ ही रहेगा। क्यों 5 मंथ रहेगा? क्योंकि हमें रिटर्न फाइल कर देना था जुलाई में, बट हमने एक्चुअली में किया दिसंबर में, तो यही 5 महीने हमेशा रहेंगे। इन्हीं 5 महीनों के लिए हम पे एडिशनल इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो ये अमाउंट शायद चेंज हो जाए, ये रेट तो आपका सेम ही रहेगा, बट दिस विल ऑलवेज बी सेम इवन दो आपका 144 हो या 147 हो या कुछ भी हो। सो आपका 5,000 रुपये का इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब आते हैं हम 234B पे। यहीं पे थोड़ा सा टेक्निकल है 234B, बाकी मुझे लगता है आपको 234A और 234C तो आसानी से समझ में आ गया होगा। 234B की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आपको अब इसमें बताने वाली हूँ। मैंने आपको कहा कि 1 लाख रुपए का आपको एडिशनल लायबिलिटी आपको निकल के आई। अब इस 1 लाख रुपए पे 1% इंटरेस्ट जो है ये भी आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट का रेट 1% ही होता है। मैंने कहा अब आपको कि ये जो टाइम पीरियड जो है वो हमारा लगना शुरू होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगा, और अगर सिर्फ 140A हुआ है तो हम टाइम पीरियड लेंगे 148 तक का, और अगर 140A के साथ कुछ और भी हुआ है तो हम उसके बाद का एडिशनल टाइम पीरियड लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके कैलकुलेशन को एकदम सिंपल रखा है कि मान लो 1% आपका टैक्स रेट लग गया। अब आपका शुरू होगा अप्रैल से। अगर आपने 140A में टैक्स जो रिटर्न है वो नहीं फाइल किया होता तो सिचुएशन कुछ और होता, बट आपने 140A में सब कुछ सही पे कर दिया है, इसलिए आपका अमाउंट बन के आता है 1 लाख रुपए, 1% इंटरेस्ट। और अप्रैल से लेके आपको, आपके क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो मेंशन है कि जून 24 में जो है वो आपका ख़त्म हुआ है
143.3। तो जून 24 तक जो है हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा इसमें, और दिस इज़ 15 मंथ, तो 15 मंथ का 15,000 रुपये हमारा हो जाता है। और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑफ the whole discussion regarding this interest under section 234A, B and C. I'll see you in my next video again, and till then, yes, good night.